ओके। सो आज हम लोग लॉक मैनेजर कैसे काम करता है ये डिस्कस करेंगे। ओके। सो हम लोग लॉकिंग प्रोटोकॉल पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी में एक कॉन्सेप्ट एक टॉपिक था जो हम लोगों से छूट गया था, लॉक मैनेजर। सो लेट्स सी कि लॉक मैनेजर जो है कैसे काम करता है, कैसे ये लॉक डेटा जो ट्रांजैक्शंस हैं किसी डेटा आइटम पर अगर लॉक डिमांड कर रहे हैं तो ये कैसे उनको ग्रांट करता है या ट्रांजैक्शंस को लॉक देने से मना करता है। एंड ऑल्सो ये कैसे मैनेजमेंट करता है कि किस रिक्वेस्ट को लॉक देना है, किस रिक्वेस्ट को लॉक ग्रांट नहीं करना है। ओके। सो आपका जो लॉक मैनेजर मॉड्यूल है ये कॉन्करेंसी मैनेजर का पार्ट है। सो इस मॉड्यूल का क्या काम है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन लॉक मांगता है तो इसका काम है लॉक रिक्वेस्ट को कंसीडर करना और अगर देखना कि वो लॉक ग्रांट किया जा सकता है तो लॉक ग्रांट करना। अदरवाइज ये इट कैन वेट कैन इट कैन से ए ट्रांजैक्शन टू वेट फॉर गेटिंग द लॉक। ओके। सो लॉक मैनेजर एक कॉन्करेंसी के सब मॉड्यूल के तौर पर सब एक सेपरेट प्रोसेस के तौर पर रन करता है। ओके। सो लॉक मैनेजर का काम करने का तरीका क्या है कि लॉक मैनेजर को किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर लॉक चाहिए किसी भी डेटा आइटम पर किसी भी पर्टिकुलर मोड में, तो ट्रांजेक्शन की सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक लॉक रिक्वेस्ट लॉक मैनेजर को भेजे। Okay, so lock manager will be there. Let's say you have lock manager here. So lock manager will be a module of concurrency manager. Okay, so इस so suppose there is a transaction ti और इसको एक डेटा आइटम a पर शेयर्ड मोड में लॉक रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स शेयर्ड मोड में a पर लॉक रिक्वायर्ड है ट्रांजेक्शन को। तो ट्रांजेक्शन क्या करेगा, एक लॉक रिक्वेस्ट लॉक मैनेजर को सेंड करेगा। तो ट्रांजेक्शन टीआई जो है ना लॉक मैनेजर के लिए एक लॉक रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो दैट रिक्वेस्ट इज इशूड बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शन लॉक ऐसे, है ना। आपको याद होगा ट्रांजेक्शन में एक लॉक ऐसे इंस्ट्रक्शन होती है, लॉक एस ए। सो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में एक लॉक रिक्वेस्ट जाती है लॉक मैनेजर के पास। सो आई एम जस्ट राइटिंग आर ए। ओके। So for the time being here, RA means, sorry, RA means the request is given for data item A, or let's assume this request is in shared mode. नाउ लॉक मैनेजर के पास जब ये रिक्वेस्ट आएगी देन लॉक मैनेजर देखेगा कि क्या डेटा आइटम ए शेयर्ड मोड में अब लॉक आइटम लॉक किया जा सकता है क्या, मतलब ट्रांजेक्शन टीआई को शेयर्ड मोड में लॉक दिया जा सकता है कि नहीं। सो ऑब्वियसली अगर आपको मालूम है कि अगर ट्रांजेक्शन ये डेटा आइटम ऑलरेडी किसी नॉन कंपेटेबल लॉक मोड में लॉक है कोई दूसरे ट्रांजेक्शन द्वारा, लेट्स से कोई एक ट्रांजेक्शन टीजे है और टीजे को ए पर एक्सक्लूसिव लॉक मिला हुआ है, तो ऑब्वियसली ये दोनों रिक्वेस्ट एक दूसरे ये वाली जो रिक्वेस्ट है उस ऑलरेडी एलोकेशन के कंपेटेबल नहीं है, तो लॉक मैनेजर इस लॉक को ग्रांट नहीं करेगा। ओके। और इसलिए ट्रांजेक्शन को वेट करना पड़ेगा। सो लॉक मैनेजर सेंड ए मैसेज टू वेट और इट कैन नॉट सेंड एनीथिंग। दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इट विल बी बेटर के लॉक मैनेजर जो है ना एक मैसेज भेज करके इसे रिक्वेस्ट करने के लिए वेट करने के लिए बोल दे, है ना। इट कैन ऑल्सो भी इस तरीके से भी आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि लॉक मैनेजर जो है ना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, ट्रांजेक्शन अपने आप समझेगा कि अभी लॉक ग्रांट नहीं हो सकता है, जो ट्रांजेक्शन विल रिमेन इन वेटिंग स्टेट। ओके। नाउ अगर दूसरी सिचुएशन हो कि अगर ये डेटा आइटम ए किसी भी ट्रांजेक्शन के पास लॉक में नहीं है, तो ओबियसली दैट मीन्स फर्स्ट टाइम टीआई ही लॉक मांग रहा है, तो ये लॉक आसानी से
दिया जा सकता है। अगर किसी ट्रांजेक्शन के पास यही डेटा आइटम ए शेयर्ड मोड में लॉक है तो आपको मालूम है शेयर्ड मोड और शेयर्ड मोड एक दूसरे के कंपेटेबल हैं, तो ये लॉक ग्रांट हो जाएगा। ओके, सो लॉक मैनेजर का सिंपली काम यह है कि वो ये देखना है कि आइटम लॉक दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, तभी देगा। ठीक है, तो उसी के बेस पर डिसीजन लेगा। तो सिंपली ये क्या करता है, इसके पास कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स होगी और कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स को देख करके इट विल डिसाइड कि लॉक इशू करना है कि नहीं करना है, और साथ में ये भी देखेगा कि आइटम ऑलरेडी किसी के पास अलोकेटेड तो नहीं है। तो इसके लिए लॉक मैनेजर एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है जिसे हम लॉक टेबल बोलते हैं। वी विल सी इन ए मिनट कि लॉक टेबल कैसे मेंटेन होती है। ओके, सो लॉक टेबल का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, वी विल सी इट इन डिटेल। तो लॉक टेबल में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, कौन सा डेटा आइटम किस ट्रांजेक्शन को किस मोड में लॉक दिया गया है। तो जब भी कोई भी लॉक रिक्वेस्ट आएगी, लॉक मैनेजर क्या करता है, सिंपली लॉक टेबल को कंसल्ट करता है और डिपेंडिंग ऑन द कंपैटिबिलिटी कंडीशंस लॉक ग्रांट कर सकता है या नहीं भी करेगा। सिमिलरली जब कोई लॉक डेटा आइटम का एक ट्रांजैक्शन ने अपना पूरा काम कर लिया डेटा आइटम के ऊपर, तो ट्रांजैक्शन लॉक को फ्री भी कर सकता है। सो उसके लिए ट्रांजैक्शन सिंपली एक अनलॉक मैसेज भेजेगा लॉक मैनेजर को, और अनलॉक मैसेज के बाद लॉक मैनेजर जस्ट उसे ट्रांजैक्शन को जिसने अनलॉक मैसेज भेजा है उसे एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि आपकी रिक्वेस्ट हमें मिल गई है, इंडिकेटिंग के रिक्वेस्ट मिल गई है। और फिर वो आइटम को जैसे ही वो फ्री होगा तो वो लॉक टेबल में उस अलोकेशन का जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिमूव कर देगा। और नाउ अब हो सकता है इट विल सी कि अब क्या ये वाला डेटा आइटम किसी और ट्रांजेक्शन को एक मोड में किसी भी पर्टिकुलर मोड में जिसने उसे मांगा है वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ओके, सो दिस इज द आइडिया कि लॉक कैसे ग्रांट करना है और नहीं करना है। ओके, सो this is the let's see the structure of the lock table. So you can see this array kind of structure. So actually lock table आपकी जो है एक हैश टेबल के फॉर्म में इम्प्लीमेंट होती है। ओके, सो लॉक टेबल आपकी एक हैश के फॉर्म में इम्प्लीमेंट होगी, और जो हैश है उसमें जो हैश वैल्यू है वो आपके डेटा आइटम की जो आइडेंटिटी है, यहाँ पर हम उसे नेम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर डेटा आइटम का एक यूनिक आइडेंटिटी या नाम होगा। उस नाम के बेस पर लॉक टेबल हैश जो है लॉक टेबल का हैश फंक्शन है वो काम करता है। सो आई होप कि आप लोगों को हैश टेबल की नॉलेज होगी। पहले से आप लोग हैश टेबल के बारे में जानते हैं क्या? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, हैश टेबल पढ़ी है आपने? थोड़ा बहुत नॉलेज है सर। ओके, बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, सो आपको याद होगा हैश टेबल कैसे काम करती है। हैश टेबल में क्या होता है, आपके पास एक हैश फंक्शन होता है, लेट्स से h इज सम हैश फंक्शन, और हैश फंक्शन को एक वैल्यू दी जाती है x है, और इसके बेस पर एक वैल्यू आउटपुट जनरेट होता है इस फंक्शन का। तो लेट्स से दिस इज स्मॉल h। सो स्मॉल h इज द एड्रेस ऑफ द आइटम x। सो ये डेटा आइटम x है जिसको आपको हैश टेबल में स्टोर करना है। ओके, और ये आपका हैश टेबल का एड्रेस है। सो ये एड्रेस है जो इंडिकेट करेगा मेमोरी में कि आपका जो डेटा आइटम है वो कहाँ स्टोर्ड है। तो आपकी हैश टेबल में एक्चुअली क्या होता है, आपके पास इस तरीके से सेट ऑफ लोकेशंस हैं और हर लोकेशन का एक एड्रेस है। ठीक है, हर लोकेशन का एक एड्रेस है। सो एड्रेस एक रेंज में होगा, लेट्स से 0 से लेकर के m-1 तक है। सो पहली लोकेशन का एड्रेस 0, 1 एंड सो ऑन, और आखिरी लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, m-1। ठीक है, और ये हैश फंक्शन जो है इस तरीके से डिजाइन होता है कि ये जो आउटपुट जनरेट करेगा वो इस इंटरवल में ही जनरेट करेगा। तो दैट मीन्स आउटपुट इसका या तो 0 हो सकता है, m-1 भी हो सकता है, या इसके बीच की कोई इंटीजर वैल्यू होगी। ध्यान रखना ये जो इंटरवल है ये इंटीजर नंबर्स का इंटरवल है। ठीक है, तो दैट मीन्स डिस्क्रीट वैल्यूज हैं इस इंटरवल में। ठीक है, दिस इज नॉट ए इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स यू कैन से।
सो हैश फंक्शन क्या करेगा, हैश फंक्शन को आप इनपुट देंगे। सो इनपुट में क्या होगा, जो भी डेटा आइटम आपको स्टोर करना है उसका आइडेंटिफायर, और वो आइडेंटिफायर के बेस पर ये एक वैल्यू जनरेट करेगा जिसे हम हैश वैल्यू बोलते हैं, और ये हैश वैल्यू बताएगी कि वो डेटा आइटम कहाँ स्टोर्ड है। सो लेट्स से एक्स आइटम आपको रखना है और लोकेशन एच है। सो लेट्स से ये एच ये है, लेट्स से दिस इज द एड्रेस एच, इस ये एच, तो आपका जो एक्स है इस जगह पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इस जगह पर। सो हालांकि हैश टेबल में आइटम को सीधे यहाँ स्टोर नहीं करते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ हैश टेबल है। हैश टेबल में भी आपने दो मेथड्स देखे होंगे, एक चेनिंग चेनिंग वाला जो मेथड है वो है यहाँ पर यूज होता है, हैश टेबल विद चेनिंग, ठीक है। सो चेनिंग क्यों जरूरत पड़ती है, एक्चुअली क्या होता है कि समटाइम्स हो सकता है कि दो अलग अलग आइटम के लिए सेम हैश वैल्यू आ जाए। सो लेट्स से एक दूसरा आइटम भी है एक्स डैश, उसके लिए भी जब आप हैश फंक्शन रन करते हैं तो आपको जो वैल्यू जनरेट होती है वो एच ही है, ठीक है। सो दोनों ही केस में आपको एच जो है ना आउटपुट पर मिल रहा है। सो इसका मतलब दोनों डेटा आइटम को आपको एक ही लोकेशन पर रखना पड़ेगा। सो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही लोकेशन पर आप दोनों डेटा आइटम को रखें, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है। लेकिन जो हैश टेबल में चेनिंग है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हैश टेबल है वहाँ पे यहाँ पर एक्चुअली हम इस लोकेशन से एक लिंक लिस्ट एसोसिएट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ से हम एक लिंक लिस्ट ऐड कर देंगे और इस लिंक लिस्ट में हम आइटम्स को रखना शुरू कर देंगे। सो लेट्स से सपोज एक्स आपने यहाँ रखा, तो एक्स डैश को आप यहाँ रख देंगे, ओके। और ये एक्स की जो एक्स का जो नोड है ये आपके सॉरी इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड ये लिंक लिस्ट आपकी ग्रो करती जाएगी जैसे जैसे आइटम्स आते जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हैशिंग विद चेनिंग, ओके। सो हैशिंग विद चेनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। सो ये एग्जैक्टली हैशिंग विद चेनिंग नहीं है क्योंकि इसमें एक और फर्दर चेन क्रिएट होगी जिस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ओके, सो अब हैशिंग विद चेनिंग में क्या होगा, जब भी कॉलिजन होगा तो कॉलिजन में जो आइटम्स है जो कोलाइड कर रहे हैं उनको एक लिंक लिस्ट में अरेंज कर दिया जाता है और लिंक लिस्ट का स्टार्ट पॉइंटर इस लोकेशन पर आपको मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से आपकी हैश टेबल काम करती है। सो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पर आपकी लॉक टेबल बनी हुई है। सो नाउ लेट्स सी ये लॉक टेबल में डेटा आइटम्स कैसे स्टोर होते हैं, डेटा आइटम के एलोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है। सो नाउ you can see that I7 is some data item and this is I23 in a data item. सो अज्यूम कर लेते हैं कि इस टेबल में हैश फंक्शन कैपिटल एच इस्तेमाल हो रहा है और आप देख रहे हैं इस लोकेशन पर दो आइटम्स हैं। सो लेट्स से अगर ये लोकेशन का आइडेंटिफायर 0 है तो दोनों के लिए हैश वैल्यू 0 आ रही होगी इस फंक्शन की। दैट मीन्स एच I7 इक्वल टू एच I23 इक्वल टू कितना आ रहा है 0, तभी ये दोनों एक ही लिस्ट में है। ओके, सो सेम डेटा ऐसे डेटा आइटम जिनकी हैश वैल्यू सेम आती है उनको एक चेन में रखा जाता है, लिंक लिस्ट में रखा जाता है, और ये जो लिंक लिस्ट है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंटर है वो आप हैश टेबल के पहली लोकेशन पर रख देते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको हमेशा लिंक लिस्ट का पॉइंटर मिलेगा। नॉर्मली अगर आप हैश टेबल देखते हैं उसमें क्या होता था, यहाँ पे एक आइटम होता था, लेकिन अब हैश टेबल में चेनिंग जो मैकेनिज्म है उसमें हम क्या करते हैं कि हैश टेबल के एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हम एक लिंक लिस्ट का पॉइंटर रखते हैं जहाँ, और लिंक लिस्ट में वो सभी आइटम होते हैं जो जिनके लिए हैश फंक्शन में कॉलिजन हो रहा है। तो I7 के लिए कॉलिजन हो रहा है और I23 दोनों के लिए कॉलिजन हो रहा है। तो दोनों एक ही चेन एक ही लिंक लिस्ट में है। ओके, नाउ सो आपके पास दो आइटम यहाँ है, इसी तरीके से एक डेटा आइटम I912 यहाँ पर है, I14 यहाँ है, यहाँ इन्होंने 144 लिखा है, आई एम अज्यूमिंग आई, ठीक है। सो I44 यहाँ है। ओके, सो इस तरीके से आपने क्या किया, डेटा आइटम्स की एक लिस्ट तैयार कर ली, हैश टेबल तैयार कर ली। तो जब भी आपको किसी डेटा आइटम जो लॉक मैनेजर है, लॉक मैनेजर को किसी भी डेटा आइटम के एलोकेशन के रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो सीधा क्या करेगा, उस आइटम के लिए हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा और उस लिस्ट को एक्सेस करना शुरू कर देगा। ओके, सो नाउ आप देखेंगे आप अब ये जो नोड है लिंक लिस्ट का जो नोड है उससे भी एक और लिंक लिस्ट साथ में एसोसिएटेड है।
ओके, सो एक तरीके से ये हैश टेबल का एक वेरिएंट है जिसमें हमने हैश टेबल के जो लिस्ट एसोसिएटेड चेन थी, उस चेन के हर नोड से भी एक लिंक लिस्ट एसोसिएट करने का प्रोविजन कर दिया है। ओके, सो ये जो लिंक लिस्ट होगी जो किसी डेटा आइटम के रिकॉर्ड से एसोसिएटेड है लिंक लिस्ट में, ये बताएगी कि इस डेटा आइटम को कौन कौन डिमांड कर रहा है या उसकी एलोकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। तो जैसे अगर आप देखें ICN के साथ में एक ब्लॉक लिखा हुआ है T23, सो T23 ये लाइन ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि I7 डेटा आइटम T23 को अलोकेटेड हो गया है। सो यहाँ पर जो ब्लू जो ब्लॉक है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन को, ब्लू ब्लॉक के नीचे जो नंबर लिखा है वो ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफायर है, और ये जो ब्लॉक है इंडिकेट कर रहा है कि ये आइटम ट्रांजेक्शन T23 को मिल गया है। ठीक है, सो ये जो ब्लॉक्स हैं ये एक्चुअली ट्रांजेक्शन की जो रिक्वेस्ट हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे इस I7 के साथ में एक ही ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मतलब है कि एक ही ट्रांजेक्शन ने इस डेटा आइटम को डिमांड किया है। ओके, सो ऑब्वियसली ये डिमांड अगर किया होगा तो एक ही ट्रांजेक्शन ने डिमांड किया है और फर्स्ट टाइम डिमांड किया है, तो इसे तो एलोकेशन मिलना ही मिलना है। ठीक है, नाउ इस रिकॉर्ड में ध्यान रखना ये जो ब्लॉक है दिस इज ऑल्सो ए रिकॉर्ड। ठीक है, इसकी एक अपनी फॉर्मेट होगी, इसमें ट्रांजेक्शन के एलोकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एलोकेशन या रिक्वेस्ट से, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स स्टोर होंगे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही पैरामीटर दिखाया गया है, ट्रांजेक्शन आईडी। लेकिन इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे, लाइट से ट्रांजेक्शन की प्रायोरिटी हो सकती है, ट्रांजेक्शन की आईडी हो सकती है, ट्रांजेक्शन कब स्टार्ट हुआ था ये टाइम हो सकता है, एजिंग रिलेटेड कोई पैरामीटर आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, ट्रांजेक्शन ने कितना टाइम स्पेंड कर लिया ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पर हो। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत कम पैरामीटर्स दिखाए हुए हैं, ट्रांजेक्शन की प्रायोरिटी भी हो सकती है। ओके, एंड किस मोड में उसने लॉक रिक्वेस्ट मांगा है, ओब्वियसली दैट इन्फॉर्मेशन विल आल्सो बी देयर। सो ये जो रिकॉर्ड है ये एक सिंपल रिकॉर्ड नहीं है, इट इज ए स्ट्रक्चर, एक तरीके से आप कह सकते हैं इट इज ए स्ट्रक्चर, इट विल बी ए स्ट्रक्चर जिसमें मल्टीपल पैरामीटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। सो हाल फिलहाल यहाँ पर T23 ये इंडिकेट कर रहा है ब्लू कलर में, इसका मतलब I7 डेटा आइटम ट्रांजेक्शन 23 को दिया जा चुका है। ओके, अब मान लीजिए इसी डेटा आइटम I7 को एक और ट्रांजेक्शन डिमांड करता है, लेट्स से T11 डिमांड करता है। सो T11 जब डिमांड करेगा तो अगर ये मान लीजिए एक्सक्लूसिव मोड में दिया गया है, तो जब T11 की डिमांड आएगी, T11 ट्रांजेक्शन जैसा इसे मांगेगा, तो उसे भी सिंपली इस लिस्ट के एंड में ऐसे, सॉरी इस लिस्ट में ऐसे ऐड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसे मैंने ब्लू नहीं किया है, इसे सिंपली ब्लैंक रखा है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट ग्रांटेड नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ये अगर एक्सक्लूसिव मोड में लॉक दिया गया था और ये एक्सक्लूसिव या शेयर्ड में भी मांग रहा है, तो किसी भी मोड में मांग रहा है इसे एलोकेशन नहीं होगा। सो ये वेटिंग स्टेट में रहेगा। तो जो लिस्ट में ये जो ट्रांजेक्शन है ये वेटिंग स्टेट में है और इसे अभी लॉक नहीं मिलेगा। सो जब T23 लॉक छोड़ देगा तब ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, यहाँ से लॉक मैनेजर अपने आप रिकॉर्ड डिलीट कर देगा और इसे ये फ्रंट नोड बन जाएगा और इसे एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से फीफो वाला सिस्टम भी आप मेंटेन कर सकते हो, और भी कोई सिस्टम भी मेंटेन कर सकते हो आप लॉकिंग में, लेकिन लेट्स अज्यूम के फीफो मैकेनिज्म में। नाउ लेट्स सी I123 आइटम का स्टेटस में यहाँ क्या दिखा रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T1 और T8 हैं और दोनों ब्लू है। इसका मतलब क्या, ये आइटम I23 दो ट्रांजेक्शंस को जा चुका है, T1 एंड T8 को। सो एक्चुअली आप देख सकते हैं लॉकिंग में शेयरिंग कब पॉसिबल होती है, केवल शेयर्ड मोड में। सो ओबियसली I23 जो डेटा आइटम है ये शेयर्ड मोड में दिया गया है। ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, T1 और T8 दोनों को ये डेटा आइटम I23 शेयर्ड मोड में दे दिया गया है। ठीक है, T1 ने पहले डिमांड की थी इसलिए लिस्ट में आगे है, इसके बाद T8 ने मांगा है, इसके बाद T2 भी डिमांड कर रहा है। नाउ ये ग्रांट नहीं किया गया, आप देख रहे हैं इसे ब्लू नहीं किया गया, तो ये ओबियसली इंडिकेट कर रहा है कि एक्सक्लूसिव मोड में लॉक मांगा गया होगा, क्योंकि ये दोनों शेयर्ड में अगर हैं और इसे नहीं मिला है, सीधा इंडिकेशन है कि ये एक्सक्लूसिव मोड में है। सो वट एवर द सिचुएशन है, अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती जाएगी तो बस कोई भी ट्रांजेक्शन इस I23 को जो रिक्वेस्ट करेगा वो इस लिस्ट में ऐड होता चले जाएंगे। ठीक है, सो किसी भी डेटा आइटम के लिए जो ट्रांजेक्शन जो वेट कर रहे हैं उसमें ये लिस्ट बताएगी कितने ट्रांजेक्शन वेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस लिस्ट से पता चलेगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन वेट कर रहे हैं। जैसे इस केस में आप देखेंगे I912 ये डेटा आइटम है, इसे T23 को अलोकेट कर दिया गया है, I14 को T1 को दे दिया गया है और T23 इसके लिए वेट कर रहा है, I44 T8 को दे दिया गया है।
ओके, सो इस तरीके से लॉक टेबल जो है ना मेंटेन होती है। सो लॉक मैनेजर एक्चुअली क्या करता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, कोई डेटा आइटम रिक्वेस्ट करता है, तो लेट डेटा आइटम के लिए ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करता है, तो लेट सपोज I23 के लिए एक नया ट्रांजेक्शन आकर के रिक्वेस्ट करता है, वो ट्रांजेक्शन है T9। सो जब T9 की रिक्वेस्ट आएगी तो एक और आप रिकॉर्ड यहाँ ऐड कर देंगे, और ओबियसली इसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, मतलब लॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये दो ट्रांजेक्शन इसको ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ये वेट कर रहा है, सो दिस विल नॉट गेट द लॉक। अगर ये शेयर्ड मोड में मांग रहा है तो हो सकता है इसको लॉक दे दिया जाए, वट एवर। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन आप किस मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आपका जो प्रायोरिटी वाइज मैकेनिज्म है वो आप इसको आप बीच में भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, ठीक है, आपकी जो पॉलिसी है उस पर। सो अल्टीमेटली होगा यही कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, कोई ट्रांजेक्शन डेटा आइटम के लिए रिक्वेस्ट करेगा, वो ये लिस्ट ग्रो करती जाएगी। और जब अब ओबियसली ये भी होगा कि जब एक डेटा आइटम फ्री हो गया है तो ट्रांजेक्शन एक अनलॉक मैसेज भेजेगा। तो जब अनलॉक मैसेज आता है तो इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या मॉडिफिकेशन करता है लॉक मैनेजर। सो लेट्स से T1 ने इस डेटा आइटम को अनलॉक कर दिया, एक अनलॉक रिक्वेस्ट मैसेज भेज दिया। सो जैसे ही लॉक मैनेजर को अनलॉक रिक्वेस्ट मिलती है, वो क्या करेगा, लिंक लिस्ट से इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, ठीक है, इस नोड को डिलीट कर देगा। ओके, सो इस नोड को डिलीट करने पर ओबियसली T8 फ्रंट नोड बन जाएगा, है ना। और अब मान लीजिए T8 ने भी अनलॉक कर दिया तो ये भी डिलीट हो जाएगा और T2 फ्रंट में आ जाएगा। और ओबियसली अब दोनों जो रिक्वेस्ट हैं, ये दोनों रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई हैं, इन दोनों ट्रांजेक्शन ने डेटा आइटम फ्री कर दिया है, तो अब T2 को लॉक मिल सकता है, ठीक है। और जब T2 को लॉक मिलेगा तो वो इसमें जो लॉक को ग्रांटेड है या नहीं है ग्रांटेड, ये इंडिकेट करने के लिए जनरली इसमें एक 1 बिट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, तो बस वो इस बिट को फ्लिप कर देगा। सो इट विल इंडिकेट कि ये आइटम को लॉक मिल गया है, ठीक है। सो इस तरीके से लॉक ग्रांट और रिसीव होगा। सो लेट मी रिपीट अगेन, जब भी कोई लॉक आएगी, रॉ लॉक रिक्वेस्ट आएगी लॉक मैनेजर के पास, तो वो क्या करता है, सीधा सीधा इसमें लिस्ट में उस ट्रांजेक्शन को ऐड कर देगा और देखेगा कि लॉक दिया जा सकता है करंट सिनेरियो में या नहीं दिया जा सकता है। अगर दिया जा सकता है तो अलोकेशन हो जाएगा, नहीं तो वेट करने को कहा जाएगा। सो वेट करने का इंडिकेशन यही है कि आप क्यू में रहेंगे, इसमें इस लिस्ट में रहेंगे, इट कैन बी ए क्यू ऑल्सो। तो इस क्यू में रहेंगे और आपको अगर डेटा आइटम मिल गया है तो एक फ्लैग जो होगा उसमें फ्लैग बिट इंडिकेट करेगी अलोकेटेड आइटम, और नहीं तो वही फ्लैग इंडिकेट करेगा कि आइटम अलोकेटेड नहीं भी है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ फ्लैग इट कैन बी इंडिकेटेड कि डेटा आइटम मिल गया है आपको या नहीं मिला है। जब एक डेटा आइटम अनलॉक हो जाएगा, एक ट्रांजेक्शन अनलॉक मैसेज भेजता है, तो अनलॉक मैसेज भेजने पर आपका लॉक मैनेजर क्या करेगा, हैशटैग उस डेटा आइटम के लिए जिसके लिए अनलॉक रिक्वेस्ट आई है, पहले वो उसकी लिस्ट को लोकेट करेगा सिंपली हैश कैलकुलेट करके। तो लेट से I23 के लिए कोई अनलॉक रिक्वेस्ट आती है तो वो I20 के लिए पहले हैश कैलकुलेट करेगा, हैश कैलकुलेट करने से वो इस नोड पर आएगा और फिर इस लिस्ट को विजिट करते हुए वो I23 के पास पहुंचेगा, है। सो ये विजिट कैसा होगा, सीक्वेंशियल सर्च होगा एक्चुअली इसमें, लिस्ट में सर्चिंग जो है आपको, क्योंकि लिंक लिस्ट में आपको लीनियर सर्च करना पड़ती है, यू कैन नॉट गो फॉर बाइनरी सर्च। I23 पर आने पर जिस ट्रांजेक्शन ने अनलॉक किया उस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा और इसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाएगा ट्रांजेक्शन को कि आइटम अनलॉक हो गया है। और इसके साथ साथ अब I23 के एलोकेशन से रिलेटेड फर्दर डिसीजन भी लॉक मैनेजर ले सकता है कि ये आइटम अब किसी और वेटिंग ट्रांजेक्शन को दिया जा सकता है या नहीं। अगर दिया जा सकता होगा तो लॉक दे दिया जाएगा, नहीं दिया जा सकता होगा तो इट विल नॉट डू एनीथिंग, जस्ट वो इन रिकॉर्ड को या डेटा स्ट्रक्चर को एज इट इज छोड़ देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ लॉक मैनेजमेंट इज डन बाय द लॉक मैनेजर, ठीक है। तो लॉक रिक्वेस्ट और ग्रांट वो इसी तरीके से होता है, ओके। सो दिस इज ये हमारा लॉक मैनेजर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको की कोई क्वेरी हो तो आप बताइए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन